ओके, अगला पॉइंट हमारा क्या है बेटा, देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया, वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक इट इज टाइटल नंबर 1.8.3 सॉरी है ना, हाँ 1.8.3 आएगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस, इधर ध्यान दो बेटा, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो, ये जो टॉपिक है ये आपको एज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ऐसा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी स्टडीड अंडर टू कंडीशंस। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं इसलिए लिखा दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सिर्फ स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए है, वैसा नहीं। अंडर टू कंडीशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है हमेशा दो कंडीशन में स्टडी किया जाता है। एक होता है स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक मतलब क्या होता है बेटा, रुका हुआ, स्टेशनरी है ना। तो जब चार्ज स्टेशनरी होगा तब का, अंडर स्टैटिक कंडीशन। तो इसके अंडर आएगा, लिखो पूरा जो मैं लिख के दे रहा हूं आपको, अंडर स्टैटिक कंडीशन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैरेक्टराइज the electrical environment surrounding a system of charge, सराउंडिंग अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इसने दिया है अंडर स्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, कैरेक्टराइज करता है कि इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट सराउंडिंग द सिस्टम ऑफ चार्ज कैसा है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक आपका सोर्स चार्ज ले लेता हूँ, चलो मान लो ये एक सोर्स चार्ज लिया मैंने, और मैंने बताया कि देखो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस तरह से एरोज से बता रहा हूँ। सारे एरोज अंदर की तरफ आना चाहिए, है ना। अब अगर मान लो इस सोर्स चार्ज के पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं रखने वाला हूँ, मैं रखने से पहले मैं सारी बातें बता सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि ये चार्ज किधर मूव होगा, बाहर जाएगा या अंदर जाएगा, सब ठीक। ये चार्ज बाहर जाएगा या अंदर जाएगा, और कितने ज़ोर से जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचा जाएगा या बहुत आराम से खींचा जाएगा। ये सारी बातों को इलेक्ट्रिक फील्ड बता देती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने दो पॉइंट लिया, ए और बी। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज 10 न्यूटन पर कूलम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज 30 न्यूटन पर कूलम। रिपीट मत करो। एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम। पॉइंट बी पर कितना बेटा, 30 न्यूटन पर कूलम। अब मैं पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताओ किस पॉइंट पे रखने पे जो चार्ज है सबसे ज़्यादा फोर्स फील करेगा, ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर। अरे भाई इतना नहीं समझ में आ रहा क्या? दो तरह से पता लगा सकते हैं, एक तो मैथमेटिकली, एक लॉजिकली। मैथमेटिकली F = QE होता है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा वहाँ फोर्स सबसे ज़्यादा।
लॉजिक ये है कि ये पॉइंट बी नज़दीक है इसके, तो उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये पॉइंट दूर है तो उसको कम फोर्स। लॉजिक बस दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करो और अब बताओ मुझे कहाँ पर फोर्स सबसे ज़्यादा फील होगा उसको, बी पॉइंट पर। इधर ध्यान दो, डिस्कशन आपस में नहीं, मेरे से करो, कोई आपस में एक दूसरे कमेंट नहीं करना। तो बी पॉइंट पर उसको फोर्स सबसे ज़्यादा फील होगा, और किस पॉइंट पे फोर्स सबसे कम फील होगा उसको, ए पॉइंट पे। अच्छा, आपने चार्ज रख कर देखे क्या, चार्ज रख के देखे क्या, पहले के पहले पता चल गया कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसमें माइनस लगा देता हूँ, मैंने इसमें माइनस लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये माइनस लगाते से तुमको ये पता चल जाएगा कि फोर्स रिपल्सिव रहेगा कि अट्रैक्टिव रहेगा, है ना, क्या रहेगा, अट्रैक्टिव, है कि नहीं। बोले क्यों भाई, माइनस साइन का मतलब फोर्स भी माइनस में आएगा, यानी फोर्स क्या रहेगा, अट्रैक्टिव, है ना। या फिर आप उसको देखकर ही बता सकते हैं डायग्राम को कि इनवर्स है, इसका मतलब ये पॉजिटिव कहाँ से लिख दिया मैंने, नेगेटिव आएगा, सॉरी। तो इनवर्स है इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज है। इनवर्स है इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें कोई भी टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसको अंदर की तरफ खींचेगा। तो अभी आपने रखकर देखे नहीं, प्रैक्टिकली मैंने रखकर नहीं देखा कि ये चार्ज कितने फोर्स से जा रहा है ना, किधर जा रहा, मगर वो रखने से पहले मैं पूरा भविष्यवाणी कर ले रहा। अब ये भविष्यवाणी मेरे पास ताकत कहाँ से आई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बदौलत आई, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से मुझे पता चला कि देख भाई यहाँ सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, वहाँ फोर्स कम लगेगा, वो अंदर ढकेलेगा, है ना, अंदर खींचेगा या बाहर ढकेलेगा, ये सारी बातें मुझे पता चल गई। तो ये इसका इम्पॉर्टेंस है, जिसको हम लोग कहेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक कंडीशन में। अब ये एज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है तुमको कि भाई ये असर्शन के टाइप में दे देगा आपको, उसका रीज़न के फॉर्म में कुछ बना कर दे देगा। तो अगर इतना लॉजिकली जो बताया वो समझ में आ गया तो वो आप बना सकते हो क्वेश्चन उसका, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन जो है आप ये चैप्टर में पढ़ने नहीं वाले हैं, वो आगे के चैप्टर से रिलेटेड है पार्ट। वो है नॉन स्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन, नॉन स्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन। Under this condition, the accelerated motion of charge gives rise to electromagnetic waves that propagates with speed c, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम होती है, and impart a force on other charge, and impart a force on other charge. Full stop. Time dependent electric and magnetic field are associated with the transport of energy, देखो ये क्या मीनिंग हुआ स्टेटमेंट का
ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये आप ये चीज़ें अभी इन डिटेल इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम का जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। मगर इन शॉर्ट मैं बता दूँ ये क्या कहना चाह रहा है ना। देखो, एक क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मतलब क्या होता है, ओल्ड मैकेनिक्स बोले तो फिजिक्स को ही कहा जाता है। तो जो ओल्ड फिजिक्स है 1900 से पहले की, 1900 से पहले की, उसमें एक थ्योरी प्रूव की गई थी, जब कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो एनर्जी छोड़ता है, एनर्जी लिबरेट करता है। अगर कोई जैसा मान लो चार्ज पार्टिकल, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, चार्ज, 2 मिनट लिखना बंद करिए, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है ना, उसको रेस्ट पे रखा गया है, उसको क्या रखा हुआ है, रेस्ट पे, तो उसके आसपास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, मोशन में है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यूनिफॉर्म मोशन में, मान लो क्या में, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है और वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा और वो एनर्जी भी लिबरेट करेगा। अब वो जो एनर्जी लिबरेट होती है वो लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक कॉमन नाम है कई सारी वेव्स के ग्रुप का। उसमें एक्स रेज आती है, इंफ्रारेड रेज आती है, ये सब अलग अलग आती है, डिपेंड की। जैसे मान लो मिसाल के तौर पे मुझे कहीं किसी चीज़ में से आपका इंफ्रारेड रेज जनरेट करना है, हमारे लिए तो बस बटन क्लिक करने का काम होता है। जैसे आज के ज़माने में मुझे मेरे फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करना है, ब्लूटूथ क्या है, आपस में इंफ्रारेड रेज है। तुम जैसे ही ब्लूटूथ दबाओगे फ़ोन का, ब्लूटूथ का जो आइकॉन है वो क्लिक करोगे, तुम्हारे मोबाइल में से इंफ्रारेड बाहर निकलेगी रेस, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड रेस बाहर निकलेगी, है ना। फिर तुम्हारा फ़ोन भी क्या करता है, ब्लूटूथ ऑन करता है, वो देखते हैं अरे हाँ ये पर्टिकुलर वेव्स बाहर निकल रही, वो बाद में कनेक्ट करते हैं, वो बात की बात, वो कम्युनिकेशन चैप्टर का है, वो तुम्हारे को नहीं निकल गया हो। मगर अब ऐसा है कि मैं कहूँगा कि मेरे को तो सिर्फ एक ही बटन क्लिक करने पे वो निकल गई। तुम अंदर का मैकेनिज्म समझो क्या हुआ होगा। जैसे ही तुमने यहाँ बटन क्लिक किया ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई होगी, एक चार्ज जो स्टेशनरी था ना उसको ज़ोर से खींचा गया होगा और वो एक्सेलरेटेड मोशन से आगे बढ़ा होगा। जब वो एक्सेलरेटेड मोशन से आगे बढ़ा होगा ना, तो उसने एक एनर्जी छोड़ा होगा, लिबरेट करा होगा, वो हुई होंगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी कैटेगरी की थी, इंफ्रारेड वेव्स। ये इतना सब उसके अंदर चला, है ना। वो आपने तो बस एक बटन दबा दिए, मगर वहाँ किसी चार्ज को एक्सेलरेट किया गया, है ना। और डिपेंडिंग भाई आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है ब्लूटूथ की, हर मोबाइल की जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो भैया अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो तुम सोचो भैया, पहले उसको फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है भाई आपके, है ना, आपके पोटेंशियल पर, कि आपने कितने वोल्टेज से उसको एक्सेलरेट किए, कितनी एनर्जी से, वो सब आगे की बात है। बट इतना सब तमाशा हुआ अंदर, तब जाके तुम्हारा इंफ्रारेड वेव जनरेट हुआ। तो ये सब किस पे बेसिस पे हुआ, चार्ज के नॉन स्टैटिक कंडीशन की वजह से। आई बात समझ में। तो ये उसी बारे में इन डिटेल ये बताया हुआ है कि इस कंडीशन के अंदर किसी चार्ज को अगर एक्सेलरेट किया जाता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है c से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू असल में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम होती है। हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कोई दूसरा चार्ज रहा वहाँ पर तो उसे फोर्स इम्पार्ट करती है, यानी उसको फोर्स देती है, लगाती है, ठीक है। और उसमें जो एनर्जी जनरेट होती है, ये चीज़ आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जब आप मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और वो वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है वक्त के हिसाब से, कम। जैसे सादा प्रोग्रेसिव वेव आप जानते हो, रस्सी को झटका मारते हो प्रोग्रेसिव वेव जनरेट होती है, उसका वैल्यू कम ज़्यादा होता रहता है ना टाइम के हिसाब से, है ना। मान लो एक पार्टिकल पहले ऊपर गया, थोड़ी देर के बाद वो पार्टिकल नीचे आ जाता। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर नीचे होती रहती, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर नीचे होते रहती। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसके साथ बदल रही, टाइम के साथ। आखिरी सेंटेंस में वही बोला हुआ है कि टाइम डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये है आपका नॉन स्टैटिक कंडीशन ऑफ, कहा जाएगा वो। तो ये दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट देकर आपको पूछ सकता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है क्या, बताओ,
है ना। इनमें से कोई एक आध स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ करके बोल सकता है कि भाई बताओ कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा बहुत याद रखने लायक है। चलो लिख लो ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड का हो गया। चलिए 1.8.4 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला बहुत भले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। और थोड़ा हाथ स्पीड जरा अच्छी रखना। मुझे यहाँ पर तकरीबन 7 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस देखना है। 7 पॉइंट चार्ज, लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है सिलेंडर, फिर उसके बाद आता है स्फीयर, फिर उसके बाद आता है आपका लॉन्ग शीट, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, और फिर उसके बाद आता है 2 पैरेलल प्लेन शीट्स। ऐसे 7 मुझे देखना है यहाँ पे, है ना। 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वेरी सिंपल, मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है, से प्लस क्यू, ये सोर्स चार्ज है। एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया मैंने विच इज़ एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम दिस चार्ज। मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, वो दिया जाएगा बाय फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। जैसे कि आप देख सकते हैं E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² को। इसी कारण से अगर यहाँ पर E वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ बनाया जाए तो वह ऐसा बनेगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूले देख रहे हैं। वो एक पिछले सिलेबस में, पुराने सिलेबस में पहले डेरिवेशन हुआ करता था अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मगर अब ज़रूरी नहीं है इसका, ठीक है। अगला आएगा लाइन चार्ज। जल्दी उधर का लिख लीजिए पूरा। राइट साइड का सभी का हो गया पूरा। अमजद, consider an infinitely long straight conductor with linear charge density lambda as shown in figure, then electric field at any point P in vacuum or air will be। अमजद पानी भी दे दो और ये भी ब्लैकिंग बढ़ा लो उसमें, जल्दी देना ही।
आप एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इमेजिन करें, मतलब जिसकी लेंथ आप लिमिट करके नहीं दे रहे हैं, पूरी तरह से वो चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो चार्ज भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस बॉडी के लिए आप पूरे बॉडी का चार्ज तो ले नहीं सकते, तो इस मामले में फिर आपको क्या करना पड़ता, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेना पड़ता है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी याद है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्बडा है, एज शोन इन फिगर। अभी डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट अ पॉइंट P इन वैक्यूम, ये आपसे पूछा गया है। इसको भी भर दो। तो चलो इमेजिन करो कि ये आपका कंडक्टर है, पतला सा बनाना एकदम सिलेंडर, या एक सिंपल लाइन भी खींच लिए तो काफ़ी रहेगा। ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, चल रहा है वो एकदम बहुत दूर तक है ये। इसको मान लो पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और मैंने कहा कि ठीक है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है बेटा, लैम्बडा। कुछ दूरी पे मैंने एक पॉइंट P लिया विच इज़ द डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द कंडक्टर, और मैंने इसको ऐसा जोड़ा, बहुत है, तो फिर उसको उल्टा रखो बस फिर। ठीक है, मत खोलो उसको, रहने दो। अल्फा बीटा करके मान लो ये दो एंगल्स बनाते हैं। एक मिनट, सॉरी, पहले तो इनफाइनाइट नहीं होगा, सॉरी, नहीं, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडीशन बाद में। कंसीडर, ये इनफाइनाइटली काट दो बस, अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कर दो बस। कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा एज शोन इन फिगर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इन वैक्यूम विल बी। तो मान लो कि ये कंडक्टर है जिसका लेंथ L होगा, ओके, और हमने कहा कि उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। अगर इस पॉइंट P से मैं इस पे एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो उस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना आएगा, R। और अगर इस पॉइंट P से रॉड के एक एंड पर मैं एक लाइन बनाऊंगा और रॉड की दूसरी एंड पर एक लाइन बनाऊंगा, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फ़ा, और ये एंगल कितना होगा, बीटा। अब देखो ऐसा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, लो पेन दो, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, देखो ये वाला हिस्सा नज़दीक है इसके और ये वाला हिस्सा दूर है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी ये ऐसी होगी एक, और वो हिस्से से जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी इधर होगी, है ना। अब आपको क्या नज़र आ रहा है बेटा, ये इधर का जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट कर रहा, इधर का पार्ट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बहुत इधर जनरेट करेगा, है कि नहीं। ये नज़दीक है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और ये दूर होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाऊंगा, मान लो इसका मैं रिजल्टेंट बनाता हूँ, है कि नहीं, तो कुछ रिजल्टेंट ऐसा कुछ बनेगा। ये रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आपने नोटिस किया होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सीधी लाइन में नहीं है, एकदम सीधी लाइन में आ रही है, ये थोड़ी सी ऊपर नहीं तो नीचे आएगी, डिपेंड करता है ये पॉइंट P किसके नज़दीक है। फिलहाल पॉइंट P लोअर पॉइंट के नीचे है, नज़दीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, और अगर ये थोड़ा सा पॉइंट P मैं ऊपर लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आती। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है ना। रैंडमली अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि हमारे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो मैं इसके दो कंपोनेंट्स लूँगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट होगा। तो अभी जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ पहले, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के x कंपोनेंट का फॉर्मूला है। तो वो क्या फॉर्मूला है, Ex इज इक्वल्स टू 1/4πε0 लैम्बडा अपॉन r साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, है ना। ये आएगा E इक्वल्स टू Ex इज इक्वल्स टू 1/4πε0 लैम्बडा अपॉन r साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, और Ey इज इक्वल्स टू 1/4πε0
लैम्बडा अपॉन आर कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। आप चाहे तो उसको अल्फा माइनस बीटा भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा EX और EY निकालने का। फिर उसके बाद जब आप ये फॉर्मूले से EX निकाल लोगे, ये फॉर्मूले से EY निकालोगे, फिर बाद में जाके आप E निकाल सकते हो, रिजल्टेंट E निकाल सकते हो, जिसका रहेगा E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। तब जाके ये आप ऐसा निकाल सकते हो, है ना। डायरेक्ट वो वहाँ से नहीं निकलता, आपको उसका X कंपोनेंट निकालना पड़ता है, आपको उसका Y कंपोनेंट निकालना पड़ता है, तब जाके कैलकुलेशन आता है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है स्पेशल केसेस, है ना। ये वाले आपको नहीं आते हैं, आपको स्पेशल केसेस के ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। वैसे तो क्वेश्चंस कम आते, चांसेस कम होता है ये वाले पार्ट पे आने का। एक आध बार आया है, ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगा, बिल्कुल भी पत्थर की लकीर है नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आ भी सकता है, चांसेस मगर कम है। और अभी इसको कर लो बेटा, ये फॉर्मूला तुम अगर अभी याद रख लोगे ना, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी आसानी जाएगी आपको, है ना। यही फॉर्मूला रिपीट होता है, बस मामूली से चेंज के साथ, है ना। तो 1/4πε0 लैम्बडा अपॉन आर साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, 1/4πε0 लैम्बडा अपॉन आर कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अब चलो इसमें स्पेशल केस पढ़ते हैं हम लोग। स्पेशल केस केस नंबर 1, if the point P lies on perpendicular bisector, अगर मान लो पॉइंट P जो है वो कहाँ पर आ रहा है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये पॉइंट P एकदम बीचों बीच है। अगर ये पॉइंट P एकदम बीचों बीच हुआ तो क्या होगा, तुमको नहीं लगता कि ये एंगल जो इसके साथ बना और ये एंगल जो इसके साथ बना, अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अरे हाँ, है ना, ये एकदम बीच में आ जाना ना, ये देखो ये एकदम बीच में आ गया, तो ये एंगल और ये एंगल जो है, ये दोनों भी एंगल सेम नहीं हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में मैं यहाँ कह सकता हूँ, अगर पॉइंट P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आता है तो अल्फ़ा और बीटा बेटा दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम। अब अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों के दोनों सेम हो गए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर EX इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, 1/4πε0 लैम्बडा अपॉन आर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा के जगह मैं क्या लिख दूँ, अल्फ़ा लिख दूंगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना वो। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फ़ा, समझा क्या बेटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फ़ा। अच्छा ठीक है, फिर EY कितना हुआ, EY कितना होगा, EY हो जाएगा 0। अरे भाई माइनस है ना वहाँ पे, अब बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, सेम है ना, तो ये 0 हो जाएगा। आप लॉजिकली भी सोचो ज़रा, एक लॉजिकली सोचो, अगर ये पॉइंट बीचों बीच आ गया, अगर ये पॉइंट बीचों बीच आ गया तो देखो जितनी ये नीचे वाले हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ऊपर वाले हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और देखूंगा मैं कि ये एरो का साइज और ये एरो का साइज, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम। इसके अलावा जो इसका एंगल रहेगा वो भी कैसा रहेगा, सेम। तो जब इसका आप कंपोनेंट बनाओगे EX और ये वाले का भी आप कंपोनेंट बनाओगे EX और ये EY और ये EY, तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर रही, कैंसिल कर रही, और ये एक ही डायरेक्शन होने की वजह से ऐड हो रही। तो EX प्लस EX क्या होता, ट्वाइस ऑफ EX, तो इसीलिए यहाँ पे देखो 2 आ गया, है कि नहीं। और EY की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि एक दूसरे को वो कैंसिल कर दे रहे एकदम बीचों बीच आने की वजह से। नहीं तो आप अगर ये लॉजिकली याद नहीं रख सकते तो इस पर से याद रखो मैथमेटिकली कि अल्फ़ा और बीटा इस बार सेम है बीच में आने की वजह से। तो अगर सेम है तो साइन बीटा की जगह साइन अल्फ़ा डालो, तो ये 2 साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पर मैं बीटा की जगह अल्फ़ा डालूंगा तो कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा 0 हो जाएगा, इसीलिए EY 0 हो गया। इसका मतलब ये होगा कि अगर EY 0 हो गया, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ करता था, अंडर रूट ऑफ EX का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ EY का स्क्वायर। अब EY तो 0 हो गया, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया फिर, EX। तो मैं यहाँ लिखूंगा ये देयरफॉर E इज इक्वल्स टू
EX जो कि 1/4πε0 λ/r 2 sin अल्फा। ये आ गया केस 1। इधर का बीच का हुआ क्या हिस्सा? अब आएगा केस 2। केस 2 क्या है? अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हुआ तो केस 2, if the wire is infinitely long, अगर वायर बहुत ज़्यादा बड़ा रहा, इनफाइनाइटली लॉन्ग रहा, तो क्या रहेगा? अब एक बात बताओ बेटा, वायर का कोई एंड नज़र नहीं आ रहा, बढ़ते जा रहा है ना। जैसे मैं बोलूँगा सामने एक बिल्डिंग के खड़ा हूँ, है ना, और मैं बोलूँ कोने पे टॉप पे इसके बता, अरे बाप कहते कितने, उसका छत कितनी ऊपर है ना। मैंने अकोला की बिल्डिंग में खड़े थे, छत कितनी ऊपर है इसका। फिर मैं भाई मुंबई चले गए, अरे बाप कितनी ऊपर छत है इसकी। अब दुबई चले गए, अरे बाप छत किधर गई है कि नहीं। तो आप क्या करते, देखो अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसके लिए तो सीधा, अरे बाप कहाँ गई रे छत, है कि नहीं। देखो ये हाथ सीधा 90 डिग्री ऊपर हो गया। यही देखो, अगर ये मैं बढ़ाते जाऊँ, ये देखो एंगल बढ़ते जा रहा। जब इनफाइनाइट पे चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। वो सिर्फ एक साइड से इनफाइनाइट नहीं है, दोनों साइड से इनफाइनाइट है। तो नीचे बढ़ाओ, बीटा भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अगर मैं कहूँगा कि वायर अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम आएगी, एंड दैट विल बी 90 डिग्री, या जिसको आप कहते हैं π/2 रेडियन, है ना। ठीक है, तो अब ज़रा बताना तो EX क्या रहेगा? EX क्या रहेगा? 1/4πε0 λ/r साइन ऑफ 90 डिग्री यानी कि π/2 प्लस साइन ऑफ π/2। वैसे साइन π/2 कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 तो 2। तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, EX इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2 λ/r। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा लिखेंगे, EX इज इक्वल्स टू 1/2πε0 λ/r। ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। मगर जनरली हम इसको ऐसा लिखना प्रेफर करते हैं। क्यों बता सकते हैं आप? ऐसा ही लिखना क्यों प्रेफर करते हैं आप? बोलो बोलो बोलो। वो 1/4πε0 की वैल्यू मालूम है ना अपने को, है ना। उसको 2 बना देंगे तो वो नहीं रहेगा, है ना। तो हम लोग प्रिफर ये करते हैं कि वो फॉर्मूला वैसा ही लिखा जाए। फिर उसके बाद केस 3। if the point P lies at one end of the infinitely long wire, अगर पॉइंट P जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के किसी एक एंड पर है तो, है ना, इफ द पॉइंट P लाइज एट वन एंड ऑफ द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। मतलब सिचुएशन कैसी है, देखो वायर ऊपर से इनफाइनाइट है मगर नीचे आप उसके आखिरी के छोर पे पहुंच चुके हैं और आप यहाँ पर हैं। समझेंगे बेटा, वायर ऐसा बहुत बड़ा है मगर आप उसके नीचे के हिस्से एकदम उसके सामने नीचे के पास खड़े हैं। तो इस सिचुएशन में क्या रहेगा, आपके पास EX और EY का बेसिक फार्मूला है ना। EX इज इक्वल्स टू 1/4πε0 λ/r sin अल्फा प्लस sin बीटा, EY इज इक्वल्स टू 1/4πε0 λ/r cos बीटा माइनस cos अल्फा। अब ज़रा मुझे बताओ, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में खड़ा हूँ, अब मुझे उन फॉर्मूलों को कैसे लिखना चाहिए।
ई एक्स कितना आएगा? अच्छा, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या रहेगी? बीटा की वैल्यू 0, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। अगर मान लो तुम इस तरह से यहाँ पर आ गए, है ना, मान लो ये कोने को मैं रॉड को ऊपर उठा रहा और ये पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ आ गया। ये रॉड ऐसा था ना, तो ये ऐसा आ गया। तो ये तुमको नहीं लगता जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये बीटा कम होता चला जाएगा, है कि नहीं? अब ये रॉड अगर इधर ये कोने पे आ गया, अगर रॉड पूरा, ये रॉड जो पहले ऐसा हुआ करता था, तो मैंने बोला कि भाई ये पॉइंट के साथ एंगल बीटा बन रहा था। अब इसको ऊपर उठा दिया मैंने, एग्जैक्ट सामने आ गया ना ये। अब बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, मगर ऊपर से तो इनफाइनाइट है, तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी? 90। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर अल्फा 90 डिग्री कराएगा, बीटा वो 0 डिग्री करेगा। तो ई एक्स कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन आर, इतना ही रहेगा, क्योंकि साइन अल्फा साइन प्लस साइन बीटा है। वो साइन अल्फा क्या होगा? 1 प्लस साइन बीटा यानी कि साइन 90, वो क्या हो जाएगा? 0। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये हो जाए, लिख के दिखा देता है यार, गड़बड़ हो रहा है उसमें। देख, ई एक्स इज इक्वल टू क्या था वो? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। मैंने कहा कि अल्फा की वैल्यू क्या डाल दो? 90 डिग्री, और ये 0 डाल दो। साइन 90 क्या होता है बेटा? 1। साइन 0 क्या होता है? 0। 1 प्लस 0 जो कि क्या हो जाएगा? 1। 1 मल्टीप्लाई बाई ये इक्वेशन, तो क्या बचेगी बेटा? सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन आर। इसी तरह ई वाई की वैल्यू क्या रहेगी? देखो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन आर कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? कॉस अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। और बीटा क्या है? 0। कॉस 0 क्या होता है? 1। 1 माइनस 0 कितना होगा? 1। और 1 मल्टीप्लाई बाय ये इक्वेशन क्या होगा? वही आएगा। मतलब ई एक्स और ई वाई की वैल्यू कैसी आ रही बेटा? सेम। ई वाई कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन आर। अब अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही, तो मैं लिख सकता है ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई एक्स का स्क्वायर। ई वाई की जगह डाल सकता है ई एक्स, ये क्या हो जाएगा बेटा? फिर √2 टाइम्स ऑफ ई एक्स हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 √2 लैम्बडा अपॉन आर। √2 लैम्बडा अपॉन आर, ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 √2 लैम्बडा अपॉन आर। √2 लैम्बडा अपॉन आर। ठीक है, इधर का हो गया होगा आई थिंक। अब अगर आपने नोटिस किया होगा, यहां हर जगह ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है ना। ये चीज उसके बाद में ग्राफ आपने नीचे बना लेना। हर जगह ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, इसीलिए ई वर्सेस स्मॉल आर का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, हाइपरबोला है क्या। चलिए तीसरा, फिर चार्ज्ड सिलेंडर। इसमें सबसे पहला हिस्सा चार्ज्ड कंडक्टिंग
सिलेंडर एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ सिलेंडर है, और यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर का लेते हैं। मान लो ये सिलेंडर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी पकड़ा मैंने डिस्टेंस स्मॉल आर पे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। ओके, मान लो कि सिलेंडर पे चार्ज स्टोर किया गया है और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये वायर पे और सिलेंडर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेना पड़ता है, टोटल चार्ज नहीं। ठीक है, तो सवाल उठा पहला कि इन केस जनरल फॉर्मूला जो बाहर ये पॉइंट पी बाहर है ना, तो मैं बोलूँगा ठीक है स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, तो वो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वही जो इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का था, ट्वाइस ऑफ लैम्बडा अपॉन आर, वही इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का जो था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस लैम्बडा अपॉन आर, वही रहेगा। फिर उसके अंदर हम लोग स्पेशल केस पढ़ेंगे। स्पेशल केस क्या रहेगा, केस नंबर 1, अगर मान लो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं वो पॉइंट सिलेंडर के बाहर नहीं, खुद सिलेंडर के सरफेस पर है ना। मैंने कहा कि ये पॉइंट पे पता लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या होगी। अब तुमको नहीं लगता कि अगर ये पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत मालूम करना चाह रहे हो तो इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू सेम हो जाएगी, है कि नहीं? तो भाई ठीक है, इस सिचुएशन में मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि आप सरफेस पर है, यहाँ थोड़ा गैप छोड़ना आपने, देखेंगे ना फॉर्मूला, ये डायग्राम में और ये फॉर्मूले में थोड़ा सा गैप छोड़ना, तो ई सरफेस इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, 2 लैम्बडा अपॉन कैपिटल आर, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं कहूँगा केस थर्ड, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब आप अंदर चले गए, आप बोलते कि ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाओ। भाई देखो मसला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो चार्जेस जो है इसके बाहरी सरफेस पर है, इसके बाहरी सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज होता क्या, ये कौन सा मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल। सारा चार्ज कहाँ होता जमा, आउटर सरफेस पे, और वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती ना वो बाहर फैलती, अंदर कुछ नहीं है ना, वो दिया अंदर अंधेरा रहता है ऐसा बोलते हैं ना अपन, वैसा है। तो इससे जो पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब बाहर फैलती है, अंदर कुछ भी नहीं रहता। तो अब अगर आप अंदर झाँक के देखेंगे तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह जाएगी आपकी, 0 इनसाइड। इवन सेंटर भी बोलोगे तो वही बात है ना, सेंटर भी बोलेंगे तो वही बात रहेगी।